आज की कहानी कर्नाटक के बेंगलुरु की है। ये सच्ची घटना 2010 की है। 9 फरवरी के वक्त सुबह के करीब 11:30 बजे कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ एक जगह है अगारा झील नाम से। उसके आसपास का इलाका आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। बेंगलुरु पुलिस को अचानक एक कॉल आती है। कॉलर घबराया हुआ था और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने पुलिस को बताया कि झील के पास एक आदमी की खून से सनी लाश पड़ी है। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। सायरन बजाती गाड़ियां तुरंत मौके की तरफ दौड़ी। जब पुलिस वहां पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। झील के किनारे खून से लथपथ एक आदमी की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था और उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई थी। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। लाश से कुछ ही दूरी पर पुलिस की नजर एक फिएट कार पर पड़ी, जो वहीं पास में संदिग्ध हालात में खड़ी थी। पहली नजर में देखने से ये आम गाड़ी लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा तो ड्राइविंग सीट पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि इस कार का और लाश का आपस में गहरा संबंध है। गाड़ी की हालत और खून के धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह खून उसी व्यक्ति का है जिसकी लाश झील के किनारे पड़ी मिली थी। जैसे जैसे पुलिस मौके का मुआयना करती गई, उनकी उलझनें और बढ़ती गईं। कार की जांच करने पर भी कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा जिससे मरने वाले की पहचान की जा सके। ड्राइविंग सीट पर मिले खून के अलावा कार में कुछ खास सुराग नहीं था। कोई दस्तावेज, मोबाइल फोन या पहचान पत्र कुछ भी नहीं, जिससे यह पता चल सके कि इस आदमी का नाम क्या है, वह कहां से आया था या उसके साथ क्या हुआ। पुलिस के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए थे। यह व्यक्ति कौन था? वह इस सुनसान जगह पर क्यों आया था? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? मौका-ए वारदात पर मौजूद फिएट कार, खून से सनी लाश और चारों तरफ फैली खामोशी, यह सब एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस को अब बस एक चीज की जरूरत थी, कोई ठोस सुराग जो इस मामले की गुत्थी को सुलझा सके। पुलिस ने अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ते हुए उस फिएट कार के नंबर से शख्स की जानकारी निकालनी शुरू की। जैसे ही कार का रिकॉर्ड खंगाला गया, एक नया मोड़ सामने आया। पता चला कि यह कार जिस व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी, वह असल में इस घटना से कोई संबंध नहीं रखता। कार के असली मालिक ने बताया कि उसने यह गाड़ी 4 महीने पहले ही बेच दी थी और वह अब उसकी नहीं है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस की उम्मीद जगी, लेकिन मामला और पेचीदा हो गया जब पता चला कि गाड़ी उस घर में काम करने वाली एक महिला जानकी को बेची गई थी। हालांकि एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कार मालिक के पास जानकी का कोई ठिकाना या पता नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि जानकी उनके घर में काम करती थी और उसने किसी मजबूरी में यह गाड़ी खरीदी थी। अब पुलिस के पास एक नाम तो था, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं। पुलिस ने अब कार मालिक से मिली जानकारी के आधार पर जानकी का मोबाइल नंबर हासिल किया और उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने फोन किया तो उनका शक और गहरा गया। जानकी का फोन बंद था। अब यह मामला और संदिग्ध लगने लगा। पुलिस को लगा कि कत्ल की इस खौफनाक वारदात में जानकी का कोई हाथ हो सकता है। पुलिस को अब अगला कदम उठाते हुए जानकी का पता लगाने की चुनौती का सामना करना था, ताकि इस रहस्यमयी हत्या का राज सुलझ सके। इसके बाद पुलिस ने जानकी के मोबाइल नंबर से उसका घर ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार वे उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें और भी हैरानी हुई। घर का दरवाजा बंद था और कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि जानकी इस केस की अहम कड़ी हो सकती है। पुलिस जब जानकी का पता लगाने में जुटी हुई थी, तब उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू की। पुलिस को उम्मीद थी कि किसी पड़ोसी से शायद कोई सुराग मिले। पूछताछ के दौरान एक पड़ोसी ने बताया कि कुछ दिन पहले उस घर में एक आदमी और औरत रहते थे, जो ज्यादातर चुपचाप रहते थे और ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। आखिरकार इन्हीं पड़ोसियों से पता चला कि जिस शख्स का कत्ल हुआ है, उसका नाम अमृत राय था। अमृत और जानकी पति पत्नी थे और कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से यहाँ बेंगलुरु में आकर रहने लगे थे। इस जानकारी ने पुलिस के लिए मामला थोड़ा साफ किया, लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। अब शक की सुई पूरी तरह जानकी की ओर घूम चुकी थी। पुलिस को यह समझ में आ गया कि इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जानकी को ढूंढना बेहद जरूरी था। सवाल यह था कि जानकी आखिर कहाँ गायब हो गई थी और क्या वह इस कत्ल में शामिल थी या खुद किसी साजिश का शिकार हो रही थी। इस खुलासे ने मामले को और उलझा दिया।
और पुलिस ने अपनी जांच को और तेज कर दिया ताकि सच को सामने लाया जा सके। अब पुलिस ने अमृत राय के जीवन के बारे में और गहराई से जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि अमृत राय एक निजी ऑफिस में सहायक के तौर पर काम करते थे और बेंगलुरु में अपनी पत्नी जानकी के साथ इस घर में किराए पर रहते थे। एक साधारण सी दिखने वाली जिंदगी जीने के बावजूद उनके जीवन में कुछ तो ऐसा था जो इस घटना की वजह बना। जैसे जैसे पुलिस जांच करती गई, उनके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं यह मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा तो नहीं। अमृत की हत्या और जानकी के लापता होने की कड़ियां जोड़ने पर पुलिस का शक और गहरा गया, खासकर तब जब जानकी का फोन लगातार बंद आ रहा था और उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसा लगने लगा था कि जानकी के गायब होने के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है। जब काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस को जानकी का कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने जानकी के घर का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया ताकि अंदर की स्थिति देखी जा सके। लेकिन जैसे ही पुलिस टीम दोबारा उस घर पर पहुंची, उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। यह देखकर पुलिसकर्मी चौंक गए। पिछली बार जब पुलिस वहां आई थी तो उन्होंने दरवाजा ठीक से चेक नहीं किया था और वह बंद होने का सिर्फ अंदाजा लगा लिया था। जब पुलिसकर्मी सावधानी से घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने एक और खौफनाक मंजर था। घर के भीतर एक महिला की लाश पड़ी थी। लाश की हालत देखकर साफ था कि महिला की मौत भी काफी दर्दनाक तरीके से हुई थी। उसके गले पर भी चाकू के वार का निशान था। यह महिला जानकी थी या कोई और? अब यह रहस्य और गहरा गया था और पुलिस को इस अजीबोगरीब मामले की सच्चाई तक पहुंचने की चुनौती का सामना करना था। पुलिस ने जब घर के अंदर उस महिला की लाश देखी तो उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। सवाल था कि क्या कोई इस महिला को पहचानता है? पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि यह महिला कौन है और उसका इस मामले से क्या संबंध हो सकता है। आसपास के लोगों ने जब लाश को देखा तो एक पड़ोसी ने चुप्पी तोड़ी और बताया, यह लाश किसी और की नहीं बल्कि जानकी की है। यह सुनकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। लाश जानकी की ही थी, जो कुछ दिनों से लापता थी। अब मामला और भी उलझ गया था। अमृत राय की हत्या के बाद जानकी भी मारी जा चुकी थी। जानकी की मौत के साथ ही पुलिस के सामने नए सवाल खड़े हो गए। आखिर जानकी की हत्या किसने और क्यों की? क्या अमृत और जानकी की हत्या किसी एक ही साजिश का हिस्सा थी या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था? पुलिस के पास अब कई सवाल थे, लेकिन जवाब तलाशना अब और भी मुश्किल हो चुका था। अब यह केस पूरी तरह से पलट चुका था। पहले पुलिस जानकी को अमृत का कातिल समझ रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। डबल मर्डर की इस वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। अमृत का मोबाइल भी गायब था और यह एक बड़ा सुराग था। अमृत के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया और उसकी कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे अमृत की बात पिछले 48 घंटों के भीतर हुई थी। लिस्ट को जांचते हुए पुलिस को एक नंबर मिला जो बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर कुनिगल इलाके के पास एक्टिव हो गया था। पुलिस ने यहाँ एक चाल चली। एक समझदार पुलिसकर्मी ने इस नंबर पर महिला बनकर फोन करने का फैसला किया। महिला बनकर फोन किया और उसने उसे मिलने के बहाने उस शख्स को बुलाने की कोशिश की जिसने इस नंबर का इस्तेमाल किया था। पुलिस की चाल कामयाब हुई जब वह व्यक्ति पुलिस के जाल में फंस गया तो उसने बताया कि यह सिम कार्ड उसे अगारा इलाके के पास मिला था। यह जानकारी पुलिस के लिए और भी चौंकाने वाली थी। क्या यह सिम कार्ड अमृत या जानकी की हत्या से जुड़ा था? क्या यह संकेत था कि मामला और भी जटिल है? पुलिस को अब इस शख्स के बयान की गहराई से जांच करनी थी ताकि वह सच्चाई के करीब पहुंच सकें। पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की जिसने सिम कार्ड पाया था, लेकिन यह साफ हो गया कि उसका अमृत और जानकी के कत्ल के मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसने बस लावारिस समझकर सिम को उठाया था। एक बार फिर पुलिस के लिए यह केस एक पैच पर अटक गया और उनकी जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही थी। इस बीच जब पुलिस लाशों की शिनाख्त के लिए दार्जिलिंग से बेंगलुरु आए जानकी के भाई संतोष से मिली तो उसने एक बड़ा सुराग दिया। संतोष ने बताया कि उनके बहनोई अमृत हमेशा सोने की चेन और अंगूठी पहनते थे जो अब गायब थे। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक नया मोड़ ला सकती थी। पुलिस ने संतोष से अमृत के दोस्तों के बारे में पूछा तो एक करीबी दोस्त का नाम सामने आया, प्रदीप छत्री। संतोष ने बताया कि जानकी रक्षाबंधन पर प्रदीप को राखी भी बांधती थी। प्रदीप की पहचान ने पुलिस के लिए नए रास्ते खोले और अब उन्हें प्रदीप के बारे में और जानकारी हासिल करनी थी। क्या प्रदीप का इस हत्या में कोई हाथ था?
क्या वह जानकी और अमृत के निजी जीवन में किसी तरह से शामिल था? पुलिस को अब इस दिशा में जांच को आगे बढ़ाना था। संतोष ने पुलिस को यह भी बताया कि अमृत रॉय अनाथ थे और दार्जिलिंग में जानकी के परिवार के साथ काम करते थे। जानकी के परिवार ने अमृत को पसंद किया और उनकी शादी जानकी से करवा दी। 2007 में यह जोड़ा बेंगलुरु आ गया, जहां प्रदीप छतरी नाम का शख्स अमृत का दोस्त बना। प्रदीप एक हेयर ड्रेसर था और उसकी दोस्ती अमृत के लिए नए रिश्तों का दरवाजा खोलने वाली साबित हुई। लेकिन पुलिस को प्रदीप पर शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि वह जानकी और अमृत के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को प्रदीप पर शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि वह जानकी और अमृत के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। यह बात पुलिस को संदिग्ध लगी और पुलिस ने ठान लिया कि उन्हें प्रदीप से पूछताछ करनी होगी। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां पता चला कि प्रदीप अब दूसरी जगह पर रह रहा है। पुलिस ने तुरंत दूसरे पते पर एक टीम भेजी, लेकिन वहां जाकर खुलासा हुआ कि प्रदीप शहर छोड़कर जा चुका है। इस नए मोड़ ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रदीप का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या उसने जानकी और अमृत के कत्ल में कोई भूमिका निभाई थी या यह महज संयोग था? पुलिस को अब प्रदीप का पता लगाना बेहद जरूरी था ताकि वे इस मामले की गुत्थी को सुलझा सकें। अब पुलिस ने प्रदीप के 3 खास दोस्तों को उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। जब पुलिस ने इन तीनों से बातचीत शुरू की तो उनकी हथेलियों पर मामूली कट जैसे घाव नजर आए। यह देखकर पुलिस का शक और भी गहरा गया। जब उनसे इन घावों के बारे में पूछा गया तो हर एक ने अलग अलग कहानी सुनाई। एक ने कहा कि वह बाइक से गिर गया था, दूसरे ने सीढ़ियों से गिरने का बहाना बनाया और तीसरे ने कुछ और ही कहानी सुनाई। पुलिस ने इन झूठी कहानियों को सुनकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। दबाव बढ़ने पर तीनों ने आखिरकार टूट गए और सच बता दिया। उन्होंने बताया कि प्रदीप छतरी के साथ मिलकर उन्होंने ही अमृत और जानकी का कत्ल किया था। अब कत्ल के 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन मुख्य आरोपी प्रदीप छतरी अभी भी फरार था। इस बीच 26 फरवरी 2010 को एक अहम मोड़ आया। प्रदीप पुलिस के हाथ लग गया। दरअसल प्रदीप बेंगलुरु से चेन्नई भाग गया था और वहां से असम जाने की योजना बना रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे मजबूरी में बेंगलुरु लौटना पड़ा। लौटते ही अमृत का एक दोस्त उसे पहचान गया और पुलिस को सूचना दे दी। इस पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद बंधी कि अब इस जघन्य अपराध की पूरी सच्चाई सामने आएगी। प्रदीप से पूछताछ के जरिए पुलिस ने जानकी और अमृत के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की उम्मीद की। क्या प्रदीप सच बोलने को तैयार होगा या वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ और योजना बनाएगा? जब पुलिस ने प्रदीप से पूछताछ की तो उसकी कहानी बेहद हैरान कर देने वाली थी। उसने बताया कि कत्ल के बाद जब वह चेन्नई पहुंचा तो वहां उसे जानकी के सपने आने लगे। हर रात जानकी उसके सपनों में आती थी और उसे पूछती थी, तुमने मुझे क्यों मारा? प्रदीप आत्माओं में विश्वास करता था और जानकी के इन सपनों ने उसे बेहद डराया। 26 फरवरी को जब वह असम जाने के लिए ट्रेन में बैठा तो जानकी के सपनों का डर उसे इतना परेशान करने लगा कि वह रास्ते में ही ट्रेन से कूद गया। यह सुनकर पुलिस दंग रह गई। प्रदीप का मानसिक संघर्ष और जानकी की आत्मा के प्रति उसका डर इस जघन्य हत्या के मामले में एक नया मोड़ लाया। अब पुलिस को यह समझने की जरूरत थी कि क्या प्रदीप सच में इस डर से भाग रहा था या यह केवल एक बचाव की कोशिश थी। इस कहानी ने न सिर्फ प्रदीप के मनोवैज्ञानिक हालात को उजागर किया बल्कि पूरे मामले की जड़ को भी समझने में मदद की। अगर प्रदीप असम चला जाता तो उसे पकड़ना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन जब वह गिरफ्तार हुआ तो उसने कत्ल की वजह बताते हुए चौंकाने वाली कहानी सुनाई। प्रदीप ने कहा कि अमृत बेंगलुरु में एक प्लॉट खरीदना चाहते थे और उन्होंने बातचीत के दौरान प्रदीप से कहा कि उनके पास 20 लाख रुपए हैं। यह सुनकर प्रदीप ने अमृत को मारकर पैसे लूटने की योजना बना ली। 8 फरवरी 2010 को प्रदीप अपने 3 दोस्तों के साथ अमृत के घर पहुंचा। खाना खाने के बाद उसने अमृत से कहा कि वह उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ दे। जैसे ही वे रास्ते में थे, प्रदीप ने मौका देखकर अमृत की गर्दन पर चाकू रख दिया और रुपए मांगे। हाथापाई के दौरान प्रदीप ने अनजाने में चाकू से अमृत की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद प्रदीप और उसके तीनों दोस्तों ने ऑटो में जानकी के पास जाने का फैसला किया। तीनों जानकी के घर पहुंचे। जैसे ही जानकी ने दरवाजा खोला, वैसे ही जानकी पर तीनों ने हमला किया और उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। इस दौरान हाथापाई में बाकी 3 आरोपियों के हाथ भी कट गए थे, जो उनकी लापरवाही और घबराहट का नतीजा था।
हत्या करने के बाद दरवाजा बंद करके फरार हो गए। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह मामला पैसे और विश्वासघात का था। पुलिस ने प्रदीप और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया। सबूत इकट्ठा करने के साथ साथ गवाहों के बयान भी लिए गए। जानकी और अमृत के परिवार वालों को इस मामले की जानकारी दी गई और उन्हें न्याय की उम्मीद दिलाई गई। जांच के दौरान पुलिस ने अमृत और जानकी की हत्या से जुड़े सभी पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स, हत्या के हथियार और मौके से मिले सबूतों को इकट्ठा किया। इसके अलावा प्रदीप और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के समय की स्थिति भी जांची गई। अदालत में मामला प्रस्तुत करने के लिए अभियोजकों ने मजबूत केस तैयार किया। उन्होंने प्रदीप और उसके साथियों की आपसी साजिश, हत्या का इरादा और उसके बाद के घटनाक्रम को प्रभावी ढंग से पेश किया। प्रदीप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमृत और जानकी की हत्या की योजना बनाई थी और सभी आरोपियों ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी। अदालत में सुनवाई के दौरान जानकी और अमृत के परिवार वालों ने अपनी पीड़ा और दुख को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस हादसे ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और उन्हें कभी-कभी विश्वास ही नहीं हो पाता कि उनके प्रियजनों को इस तरह से छीन लिया गया। आखिरकार अदालत ने सभी 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रदीप और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिससे न्याय की एक महत्वपूर्ण जीत मिली। इस फैसले ने न केवल जानकी और अमृत के परिवार वालों को कुछ हद तक सुकून दिया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि धोखे और लालच का अंत केवल दुख और दुखों में होता है। जानकी और अमृत की यादें हमेशा उनके परिवारों में जीवित रहेंगी और न्याय की यह प्रक्रिया उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी। इस कहानी में अपराध को शायद कुछ कदमों से रोका जा सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समय पर होनी चाहिए थीं। जैसे कि अमृत राय को अपने पैसे और संपत्ति की जानकारी किसी करीबी दोस्त के अलावा दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए थी। प्रदीप जैसे लोगों को उनके वित्तीय स्थिति का पता लगना ही अपराध की योजना का कारण बना। अगर इस जानकारी को गोपनीय रखा जाता तो हत्या की योजना न बनती। अमृत और जानकी को प्रदीप और उसके दोस्तों के इरादों का पता समय रहते लग सकता था। यदि उन्होंने प्रदीप और उसके व्यवहार में बदलाव देखा होता या सतर्कता बढ़ती होती तो शायद वे बच सकते थे। अमृत और जानकी का पुलिस से या पड़ोसियों से पहले ही सुरक्षा के बारे में कोई संपर्क नहीं था। अगर उनके जीवन में खतरे के संकेत पहले दिखते तो वे पुलिस की मदद ले सकते थे या सुरक्षा उपाय कर सकते थे। अगर पुलिस ने जानकी के लापता होने के तुरंत बाद तेजी से जांच की होती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। पुलिस की जांच और कार्रवाई शुरू में धीमी थी, जिससे अपराधी को अधिक समय मिल गया। हालांकि कई बार व्यक्ति विश्वास और नजदीकी रिश्तों के कारण इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन यदि अमृत और जानकी ने सतर्कता बरती होती तो शायद इस भयानक घटना को टाला जा सकता था।